नमस्कार। निर्माण आईएएस की इस मंच पर मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। तो चलिए जो है यूपीएससी का इस बार फिर से अगर आप देखें क्वेश्चन का एनालिसिस देखा जाए, मैं अभी आप लोग के साथ हिस्ट्री का सेगमेंट जो है लीड कर रहा हूं। पिछले 2 वर्षों से मीन्स की 2020 से ही जो एक ट्रेंड ये चेंज कर रहे हैं, उस चेंजिंग ट्रेंड के बिहाफ पर इस बार भी जो प्रश्न पत्र आया हुआ है लगभग उसी तरीके से यूपीएससी का प्रयोग किया गया है। पिछले वर्ष भी हिस्ट्री के एनालिसिस के साथ मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि किस तरीके से ये क्वेश्चंस को बुक के बियॉन्ड जो है थोड़ा सा अप्लाइड फॉर्म में टच दे रहे हैं, कि परंपरागत तरीके से एक छात्र का जो पढ़ने का अपना नजरिया है, उस नजरिए पे वो छात्र थोड़ा कठिनाई महसूस करेगा। तो स्टूडेंट से अब एक एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि आप अपने पढ़ने उन्हीं सारे मटेरियल को है, लेकिन पढ़ने का जो तरीका है उसे थोड़ा सा डायनेमिक, थोड़ा सा इनोवेटिव करना है। क्यों? क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति जिस हिसाब से बदल रहा है, हिस्ट्री अब करंट अफेयर्स के साथ जुड़ रहा है, हिस्ट्री को अब ज्योग्राफी के साथ वो अप्लाइड कर रहे हैं। पिछली बार दो तीन प्रश्न ऐसे थे। पिछली बार अजंता का प्रश्न था, अमरावती किस नदी पर है, सांची के बारे में पूछा गया था किस नदी पे है, तो ज्योग्राफी के साथ इंटरलिंक कर रहे हैं। इस बार प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है, या पिछली बार भी जो संसद भवन के बारे में पूछा गया प्रश्न है, तो करेंट अफेयर से कोरिलेट करके जो पिछले 1 वर्षों में अपडेट्स हैं, उससे वो जो है क्वेश्चंस को पुट अप कर रहे हैं। मींस कि वो हर चीजों पर एक एस्पायरेंट के रूप में आपके ऊपर देखना चाह रहे हैं कि आपके उस पर कितनी पैनी नजर है। तो आइए थोड़ी सी चीजों पे डिस्कशंस किया जाए, देखा जाए कि प्रश्न कैसे हैं। जितना ज्यादा आप लोगों के अंदर हैवोक बन रहा है कि एक बियॉन्ड द जो है एक्सपेक्टेशंस हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कुछ प्रश्न उस सीमा में आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो बेहद ही आसान है, जिसे किसी गाइड बुक से भी आप उसे कर सकते थे। तो एक तरीके से इन्होंने एक मगअप या मिक्सअप किया हुआ है। आसान प्रश्न है, कुछ डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं, और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं। तो चलिए जो है आज का जो हम लोग का विषय वस्तु का विश्लेषण है, वो आपको दिख रहा है कि हिस्ट्री का पेपर, और इसमें सेट ए जो है वहां पे हम लोग चर्चा किया जाएगा। कुल इतिहास से कितने प्रश्न हैं? 16 प्रश्न हैं। एक तरीके से जो पिछले कुछ वर्षों से एक परंपरा चल रही थी कि मिडाइवल हिस्ट्री को इग्नोर कर देना है, वहां से क्वेश्चंस नहीं हैं, तो इस बार आप देख रहे हैं कि ठीक ठाक क्वेश्चन मिडाइवल हिस्ट्री से हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न जो आधुनिक भारत से बन रहे थे, इस बार उसकी संख्या को कम किया गया है। जो लगभग 6-7 क्वेश्चंस आधुनिक भारत से हो रहे थे, उसे 4 पर ला करके सीमित कर दिया गया है। एंशिएंट हिस्ट्री भी जो ठीक ठाक एक रखता था अपना कवरेज, उसे अगर एक कहा जाए तो 2 प्रश्नों पे उसको ला करके सीमित करने का प्रयास किया गया है। तो किसी सांचे में यूपीएससी को न ढाला जा सके, इस तरीके से उनका अपना उद्देश्य है। तो एक छात्र से भी आशा किया जा रहा है कि आप भी जागरूक होकर के और थोड़ा सा ट्रेडिशनल स्टडी से आगे बढ़ करके अपनी तैयारी को आयाम दीजिए। आइए जो है पहले क्वेश्चंस पे हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चंस क्या है? भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित और अंतरित विषयों के अंतर्गत बांटे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं? तो 1919 का अधिनियम, इससे अगर पिछले 10 साल में आप देखिए तो एक्ट से लगभग जो है ये 6ठी बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक्ट तो पहले से ही हम लोग कहते आ रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग 2-3 वर्ष पहले ही 1858 से क्वेश्चन था। पिछले वर्ष भी यहाँ से जो है एक स्टेटमेंट एक्ट ऑफ 1919 से बनाया गया था। तो किसी भी अगर सोर्स मटेरियल पे आप जा रहे हैं, अगर स्टैंडर्ड बुक्स को आप कैरी ऑन कर रहे हैं, तो वहां पे इवन स्पेक्ट्रम आप लोगों में लोकप्रियता है, वहां पर भी इसका उत्तर मिल जाएगा। तो आइए भाई, 2 भागों में इसे बांटा गया था, रिजर्व लिस्ट और ट्रांसफरेबल लिस्ट। तो ये प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि जो आरक्षित विषय हैं, मींस की जो रिजर्व लिस्ट है उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो थोड़ा सा फैक्चुअल है और थोड़ा सा 1 स्टेप जो है कह सकते हैं कि डेप्थ में है। तो न्याय प्रशासन, भू राजस्व प्रशासन और पुलिस प्रशासन, ये सारी रिजर्व लिस्ट में है। और स्थानीय स्वशासन जो रहता है, ये ट्रांसफरेबल लिस्ट में है, ये हस्तांतरणीय विषय में है।
तो ऑप्शन 2 को अगर हम लोग हटा दिया जाए तो ये कट ऑफ हो जाता है। यहां पे भी बस केवल एकमात्र आंसर आपका बच रहा है, सी 1, 3, 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न पे अगर विचार किया जाए तो मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किसे निर्दिष्ट करता है? अब इसे अगर रखा जाए तो किस श्रेणी में रखा जा सकता है? इसे मॉडरेट कम डिफिकल्टी लेवल में, आसान प्रश्न नहीं है। एक नॉर्थ इंडिया के स्टूडेंट के लिए, साउथ इंडिया के जो दक्षिण भारत की पृष्ठभूमि के छात्र हैं उनके लिए इजी लेवल का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि साउथ इंडियन हिस्ट्री से है। फड़म आज भी दक्षिण भारत में जो है क्वाइंस के रूप में जो है एक कह सकते हैं फोक उसमें यूज किया जाता है। मध्यकाल में ट्रावणकोर रियासत रहती है, आधुनिक काल में भी रहता है। टीपू सुल्तान का ट्रावणकोर के साथ जो है एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ रहता है, उसी के बिहाफ पर जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ था। तो फड़म ट्रावणकोर रियासत में सिक्के के रूप में इसे प्रयोग किया जाता था। तो जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं बी इज द करेक्ट आंसर है। तो इसे फिर से वही चीज है कि कीवर्ड्स है, टर्मिनोलॉजी पे शुरू से ही कहा जाता है कि आप लोग को ध्यान देना है। हर वर्ष इस तरीके के प्रश्न वो पूछ भी रहे हैं। घटिका क्या है, देन आफ्टर पट्टिकल के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हर वर्ष 1-2 क्वेश्चन कीवर्ड से रहते हैं। इस साल भी इस तरीके से 2 प्रश्न उन्होंने कीवर्ड से पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर। 3 लोगों के बारे में 3 कैरेक्टर हैं। बारिंद्र कुमार घोष हैं, योगेश चंद्र चटर्जी हैं, रास बिहारी बोस हैं। हु ऑफ द एबव वाज वेयर एक्टिवली एसोसिएटेड विद द गदर पार्टी। ये आसान क्वेश्चन है। अगर एक देखा जाए कि कोई जागरूक स्टूडेंट है, सिंसियर स्टूडेंट है, तो ये आसान प्रश्न की श्रेणी में आता है। हालांकि एनसीईआरटी में इस पे आपको इनडायरेक्ट वे में वो किया गया है कि इसकी शाखाएं जापान तक प्रचलित थी। तो कोई भी जागरूक छात्र उसे पता है 1912 में जो दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग रहते हैं, लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के समय में जो दिल्ली बम कांड हुआ रहता है, रास बिहारी बोस जो रहते हैं वो भारत से निकल करके जापान चले गए थे। जापान में जो है वो वहां पे रहते हुए आगे चल करके आजाद हिंद फौज को भी सपोर्ट किए रहते हैं और गदर पार्टी को भी सपोर्ट किए रहते हैं। तो एनसीईआरटी में इनडायरेक्ट वे में आपको मिलेगा, बट स्पेक्ट्रम में आप आएंगे वहां पर, या फिर आप बीएल ग्रोवर की जो बुक आती है वहां पर भी इसके आंसर को आप पा सकते हैं। तो आइए भाई, गदर पार्टी से जुड़ा हुआ कौन सक्रिय रूप से सदस्य है? बारिंद्र कुमार घोष जो हैं, ये अरबिंदो घोष का नाम आपने सुना है। अरविंद घोष एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर के रूप में रहते हैं, उन्हीं के भाई रहते हैं। और बंगाल में जो रिवोल्यूशनरी इंस्टीट्यूशंस रहता है, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशंस है, अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अगले जो योगेश चंद्र चटर्जी हैं, योगेश चंद्र चटर्जी एचआरए रहता है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो असहयोग आंदोलन के बाद जो सेकेंड फेज ऑफ रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की शुरुआत हुई थी, ये वहां से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं। और काकोरी जो मैसेकर हुआ था, काकोरी जो कांड हुआ था, उसमें ये एक्टिव मेंबर्स के रूप में रहते हैं। तो प्रश्न में वो गदर मूवमेंट से पूछ रहे हैं, तो गदर मूवमेंट से केवल एकमात्र शख्स हैं रास बिहारी बोस। तो आंसर में हम लोग का कौन सा आ रहा है? डी। केवल 3 हम लोगों को लेना है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। सही है। तो ये एक इजी लेवल का क्वेश्चन है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न ये कह रहे हैं कि क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब यहां पे देखिए ना, थोड़ा सा ये जो किए हुए हैं ना कि एक कहा जाता है जागरूक छात्र के रूप में आपको शब्दों पर भी ध्यान देना है। ठीक है, एक एज ए ब्यूरोक्रेट्स जो है अपने क्षेत्र में आप जाते हैं और वहां पे एक बड़ी चुनौतियों का या उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होता है। तो इस दृष्टिकोण से इसका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, कई सारे लोगों में इसको लेकर के कंफ्यूजन है, बट कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। मैं अभी उसको बता रहा हूं कि वो कहां पे किस वर्ड के साथ इन्होंने प्ले किया हुआ है। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव के संदर्भ में जो पहला ऑप्शन है, संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है अगर सरसरी तौर पर पढ़ते हुए इसे निकल लिया जाए।
तो नामित सदस्य के बारे में कह रहे हैं, इस पे देखा जाए इंग्लिश वर्जन में पढ़ रहा हूं, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वुड हैव मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द प्रोविजनल असेंबलीज एज वेल एज द प्रिंसली स्टेट्स। तो यहाँ पे नॉमिनेटेड जो कंडीशन रहता है वो किसके साथ रहता है, वो रियासतों के साथ रहता है, जबकि जो प्रांतीय राज्य रहते हैं उनके साथ नामित नहीं था, वहां पे इलेक्टेड है। तो नॉमिनेटेड नहीं, जो प्रोविंशियल असेंबली है उनके साथ कौन सा टर्म एंड कंडीशन है कि वो इलेक्टेड होते थे, मतलब उनका चुनाव होना था। तो इस बिहाफ पर वही मैं कह रहा हूं कि जो सरसरी तौर पे पढ़ते हुए निकल जाएगा उससे सही लग रहा है, लेकिन इसे टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन की एक बुक आती है, वहां पे भी आप पा सकते हैं। जहां तक मुझे लग रहा है कि स्पेक्ट्रम में भी आपको मिल जाएगा। बीएल ग्रोवर को मैंने गो थ्रू किया हुआ था, एग्जैक्ट ये वर्ड नहीं मिल पा रहा है, जो वर्ड यूज किया गया वहां पर भी सेंस वही निकल रहा है, लेकिन एग्जैक्ट वो वर्ड नहीं मिल पा रहा है। तो ए इज द रॉन्ग आंसर, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज द कह रहे नया संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होगा उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करें। इस पर भी बहुत सारे लोगों को डाउट हो रहा है कि ये गलत है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और एग्जैक्टली जो ये वर्ड है कि any province which not prepared to accept the new constitution would have right to sign a separate agreement with the British regarding its future status। तो वही मैंने कहा जो स्नेहिल त्रिपाठी की टाटा मैकग्रा-हिल पब्लिकेशन से है, ठीक ठाक उस पर डिस्कशंस किया गया है। उस पे एग्जैक्टली आप एक रिनाउंड पब्लिकेशंस के रूप में है, तो एग्जैक्टली इस लाइन को आप वहां पे देख सकते हैं। बीएल ग्रोवर में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी ये आपको कंडीशंस के रूप में जो क्रिप्स प्रपोजल्स हैं उसके टर्म एंड कंडीशंस के रूप में आपको मिल जाता है। तो चलिए यहाँ पे कौन सा आंसर है, ओनली 2, जो बी वाला आंसर है, केवल दूसरा कथन सही है। तो इसे मैं इजी लेवल पे, इजी और मॉडरेट के बीच में रख रहा हूं कि इसे एक कोई भी जो जागरूक छात्र है वो उसे किया होगा। आइए अब अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित मूल ग्रंथों पर विचार करना है और इनमें से कौन जैन ग्रंथ हैं, इस पे चर्चा करना है। जो सबसे ज्यादा क्लासरूम में बैठने के दौरान आप लोग को कंफ्यूज किया होगा, जो एलिमिनेटिंग मेथड कहा जाता है ना कि कौन कौन सा नहीं हो सकता है, उसको पहले बाहर कर दीजिए, फिर जो है उस पे चर्चा करना है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कंफ्यूज किया हुआ है वो ये वर्ड जो महापुराणा करके है। यहां से ऐसा लगेगा कि ये तो महापुराण मतलब कि पुराण साहित्य से पूछा गया है, तो महापुराण पे नहीं आना है, यही इसका पजल है, ये जैन लिटरेचर है। तो चौथा हो गया। ऊपर अगर देखा जाए तो नेति प्रकरण और अवदान शतक, ये कौन से ग्रंथ हैं, ये बौद्ध ग्रंथ है। तो ये बुद्धिस्ट लिटरेचर के रूप में है। इन दोनों को अगर एलिमिनेट कर दिया जाए, अवदान शतक और नेति प्रकरण, तो 2 बच रहे हैं, परिशिष्ट प्रमाण और त्रिशिष्ट लक्षण महापुराण। मींस कि 2 और 4, बी इज द करेक्ट आंसर है। सोर्सेस से क्वेश्चंस जो है, हर बार कहा जाता है कि सोर्सेस पे थोड़ा सा इन डेप्थ वो रखना है, एक इन डेप्थ अपना ग्रिप बना करके रखना है। दिया हुआ है, एनसीईआरटी में भी ठीक ठाक दिया हुआ है। नेति प्रकरण जो है थोड़ा सा ये टफ ऑप्शन बनाए हुए हैं, और दान शतक के बारे में भी आप लोग जान रहे हैं। परिशिष्ट प्रमाण का जो है अक्सर जो है उसमें मौर्यों के संदर्भ में जो है आप वो पढ़े होंगे। तो इस तरीके से बस केवल एक ऑप्शन है जो कंफ्यूज कर, एक नहीं, यहाँ पे इस प्रश्न में 2 ऑप्शन है। ये महापुराण वाला जो वर्ड है ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है। तो ऑन दैट बिहाफ अगर इसे रखा जाए तो कहाँ पे ये प्रश्न है, ये डिफिकल्टी लेवल के उसमें आ रहा है। एक न्यू कमर्स स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर थोड़ा सा जो है उनके लिए ये टफ है कि क्लियरली इसके आंसर पे पहुंचना। तो ऐसे प्रश्नों पर जो कहा जाता है कि अगर आप स्किप करके निकल जाते हैं, क्वेश्चंस को अगर छोड़ देते हैं, तो वो बल्कि बेहतर है। अगर कट ऑफ देखा जाए तो कितना लास्ट ईयर का 2021 का प्री का कट ऑफ आ चुका है, मात्र 87.50 मार्क्स। मींस कि लगभग आप कह सकते हैं कि 44 से भी कम प्रश्न पे जनरल का कट ऑफ गया हुआ है।
तो 100 में से करने आपको 44, 45, 46 इतने ही प्रश्न हैं। तो जो डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस हैं या जो आपको परेशान कर रहे हैं उसे अगर आप स्किप भी करते जा रहे हैं फिर भी आपके पास 50 प्रश्न बचेंगे। ठीक है, 50-60 प्रश्न आप अगर 60 के आसपास में अगर अटेम्प्ट करते हैं तो वहां से भी आप सेफ कंडीशन में आ जाएंगे। आइए भाई अब अगले हम लोग प्रश्न पे आते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। यूजुअली अब कहा जा रहा था ना कि यूपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते हैं। इस बार वाले में जिस तरीके से उन्होंने स्टेटमेंट बनाया हुआ है या जिस तरीके से उन्होंने ऑप्शन क्रिएट किया हुआ है उसमें फैक्चुअल नॉलेज भी आपका एक माना जा रहा है कि आपके पास फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी होने चाहिए। ऐसा ही एक प्रश्न पूर्व वर्षों में पूछा गया था कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट को किसने डिसाइफर किया था या किस पर्टिकुलर ईयर में डिसाइफर किया हुआ था। जेम्स प्रिंसेप का 1837 से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस बार जो है इन्होंने कई सारे ऐसे स्टेटमेंट बनाए हुए हैं तो फैक्चुअली भी पॉइंट ऑफ व्यू पर ये थोड़ा सा एक तरीके से रिफ्लेक्शंस दे रहे हैं कि वहां पर आपको एक साउंड नॉलेज जो है वो होना चाहिए। तो आइए जो है 3 ऑप्शन दिया गया है। आर्यदेव जैन विद्वान के रूप में, तो जैन विद्वान नहीं है, जैन विद्वानों की किसी भी पेडिग्री में ये नहीं आते हैं, बल्कि ये आर्यदेव बौद्ध विद्वान के रूप में है। बौद्ध विद्वान की महायान शाखा से इन्हें जुड़ा हुआ माना जाता है। दिगनाग जो है ये बौद्ध विद्वान है। बौद्ध विद्वान के रूप में हेतुवाद का इन्होंने जो है वो प्रमोशन किया हुआ था, जो उनके एक ब्रांच के रूप में रहता है या सेक्ट के रूप में रहता है। नाथ मुनि जो है वो वैष्णव विद्वान के रूप में, ये भी सही जो है स्टेटमेंट है। दक्षिण भारत में अगर भक्ति आंदोलन का ओरिजिन देखा जाए, मिडिवल हिस्ट्री में आप लोग भक्ति और सूफी मूवमेंट पढ़ते हैं, तो भक्ति और सूफी आंदोलन की शुरुआत भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो है वो साउथ इंडिया से हुआ था। साउथ इंडिया में 2 धारा आपको दिखेगा, कौन है? तो एक तो अलवार हैं और दूसरे जो हैं वो नैनार हैं। दूसरे कौन है? दूसरे नैनार हैं। नैनार कौन रहते हैं? ये शैव धर्म से जुड़े हुए हैं। अलवार जो रहते हैं वो वैष्णव धर्म से जुड़े हुए हैं। तो नाथ मुनि के द्वारा क्या किया गया, दक्षिण भारत में जो अलवार वैष्णव धारा है उसे पॉपुलराइज किया गया, उसे जो है लोकप्रिय बनाया गया था। तो कौन से आंसर हमारे उभर करके आ रहे हैं? 2 और 3 जो है ये सही हैं। थोड़ा अलग तरीके से इस बार इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। ऑप्शन में है कि केवल 1 युग्म सही है, केवल 2 युग्म सही है, तो 2 युग्म सही है। सी इज द करेक्ट आंसर, सही है। फिर से अगर आर्यदेव जी से नहीं पता है उनके लिए ये टफ क्वेश्चन है, या इसे मॉडरेट और डिफिकल्टी लेवल के बीच में हम लोग रखा जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न कह रहे हैं भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, यहाँ पे इस प्रश्न पे भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मैं देख रहा हूँ कि क्रिएट किया जा रहा है। एक स्टेटमेंट पे या 2 स्टेटमेंट पे कंफ्यूजन आ रहा है। पहला ये वाला तो सबको पता है, भारत पर पहला मंगोल आक्रमण जलालुद्दीन खिलजी के राज्यकाल में हुआ था। ये गलत स्टेटमेंट है। जलालुद्दीन खिलजी के पहले ही बलबन के समय में हुआ था। बलबन का एक जो पुत्र रहते हैं वो इस आक्रमण में मारे भी गए थे। नॉर्दर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ जो उनका वो रहता है फ्रंटियर रहता है। इसके पहले भी आपने देखा होगा इल्तुतमिश के समय में वो जलालुद्दीन मंगबरनी जो रहता है उसका पीछा करते हुए चंगेज खान आ रहा था। तो जलालुद्दीन खिलजी तो नहीं सही है। गुलाम वंश में मंगोलों के आक्रमण शुरू हो गए थे। अगर पहले को आप एलिमिनेट कर देते हैं तो आपके 2 ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो जा रहे हैं। अब मैटर है कि केवल 2 है कि केवल 3 है। हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, ऑप्शनल के लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि उसे स्टूडेंट्स को देखना चाहिए। एससी वर्मा की एक बुक है, वहां पे सेपरेट जो है एक चैप्टर ही मंगोल आक्रमण का दिया हुआ है। अगर वहां पर आप जाएंगे, मैं पेज नंबर का भी स्क्रीनशॉट मोबाइल में मेरे है, अगर कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो आप लोग को सेंड किया जा सकता है। तो उस बुक में आप जाएंगे तो वहां पर अलाउद्दीन खिलजी, ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी कि सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण किसके समय काल में हुआ था। तो सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में हुआ था। उसके समय में जो तीसरा मंगोल आक्रमण हुआ था वो कहां तक आ गए थे? वो दिल्ली तक
आ गए थे। तो उस समय क्या रहता है, उस समय अलाउद्दीन खिलजी जो है वो चित्तौड़ के अभियान पे व्यस्त रहते हैं। चित्तौड़ के अभियान को अवसर के रूप में देखते हुए जो है मंगोलों का आक्रमण होता है और इस आक्रमण के साथ अलाउद्दीन खिलजी तुरंत राजधानी की तरफ मूव करने का निर्णय लेते हैं। इसी दिल्ली में ही सीरी का फोर्ट जो था, सीरी को मंगोल आक्रमण से सुरक्षा के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया हुआ था। वो सेना लेकर के आते हैं, सेना जो है चित्तौड़ अभियान से थकी हुई रहती है। तो ये क्वेश्चन स्टेटमेंट सही है कि अलाउद्दीन खिलजी के राज्यकाल में मंगोल आक्रमण कहां तक, दिल्ली तक आ पहुंचा और उस शहर का घेरा डाला। ठीक है, अब अगला स्टेटमेंट जो कंफ्यूज कर रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक मंगोलों से अपने राज्य के कुछ उत्तरी पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था। तो उसी बुक का बहुत ही प्रतिष्ठित आप कह सकते हैं पब्लिकेशन हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय जो है, बिपिन चंद्र की भी बुक उससे आती है। तो एस सी वर्मा में के उसी चैप्टर में का रेफरेंस मैं दे रहा हूं कि उसमें मोहम्मद बिन तुगलक में मंगोलों का आक्रमण हुआ था, जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक कोई क्षेत्र उनको नहीं देते हैं, बट कुछ जो गोल्ड क्वाइंस होते हैं उसको उन्होंने दिया हुआ था। तो उनके समय में जो दिनार गोल्ड क्वाइंस रहता है उसको दे करके 5000 के आसपास में वो डेटा मेंशन किया गया है। तो तीसरा जो ऑप्शन है वो क्षेत्र उत्तर पश्चिमी भाग अस्थायी रूप से हार गया था, ये गलत ऑप्शन है। तो कौन सा आंसर हम लोग का उभर करके आ रहा है, केवल 2 जो है, तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ये आपको नहीं भी पता है तो 2 और 3 तो मुझे नहीं दिख रहा है ऑप्शन में, 2 और 3 साथ में है ही नहीं। अगर अलाउद्दीन खिलजी वाला ही आप पढ़े हुए हैं तो यहां से भी इसका करेक्ट आंसर निकल जा रहा है। सही है, तो इसे अगर देखा जाए तो कहां पे क्वेश्चंस है, अगर थोड़ा सा एज ए स्टूडेंट, एज ए एस्पायरेंट इन डेप्थ इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है, तो ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चंस है। अगर सतही स्तर पे सरफेस लेवल पर अगर एक छात्र पढ़ते हुए किसी भी विषय वस्तु को निकल जा रहे हैं तो उनके लिए ये डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है, उनके लिए ये एक कठिन प्रश्न हो जाता है। आइए मूविंग टू द नेक्स्ट वन। अगला प्रश्न जो है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कुलह दारन किसे कहा जाता था। कुलह दारन, इस प्रश्न को भी कह सकते हैं कि अगर एग्जैक्टली वर्ड पता है तब तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो कुछ भी अंदाजा नहीं लग पा रहा है। तो यूजुअली अगर थोड़ा बहुत इंटरलिंकिंग अप्रोच है और वही जो है कि अगर आपका एनालिसिस या आपका जो अपना एक एजम्पशन है अगर वो जाकर के सही बैठ रहा है तो थोड़ा बहुत इस पे आप एक जो एंटीसिपेट कहा जाता है कि एंटीसिपेट आप कर सकते हैं। तो कीवर्ड पे देखिए, जो आप लोगों को थोड़ा सा सुझाव दिया जा रहा है कि अगर एक सिंसियर उसके रूप में आप एफर्ट नेक्स्ट ईयर लेना चाह रहे हैं, जिनका अगर पेपर खराब हुआ है या जो छात्र जागरूक हैं उनका तो मैं आशा करता हूं कि बेहतर हुआ होगा। तो कीवर्ड्स पे कम से कम 100-150 कीवर्ड्स आप एनसीईआरटी से फाइंड आउट कर लीजिए। वहां से अगर एक प्रैक्टिस कर लेंगे तो उस पे एक आपको हैबिट सा बन जाएगा कि कीवर्ड्स को मुझे कैच करना है। इसके पूर्व वर्षों में इक्ता पे उन्होंने वो क्वेश्चन बनाया हुआ था, स्टेटमेंट बनाया था। उसके पहले विष्टि जो रहता है, विष्टि पे भी क्वेश्चन बनाया गया है। गुप्त काल में चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से कह सकते हैं कि कीवर्ड्स, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो स्लिप कर जाएगा। तो कुलह दारन रजिया सुल्तान एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर के रूप में है और एज ए एस्पायरेंट आप लोग उनमें वो भी करते हैं कि मिडाइवल एज की फर्स्ट मुस्लिम जो है रूलर के रूप में रहती हैं। उनके बारे में इतना तो आपने एनसीईआरटी में भी पढ़े होंगे कि वो रजिया के बारे में कहा जाता है ना कि हबीबुल्लाह उस समय के हिस्टोरियंस रहते हैं और वो कहते हैं कि रजिया में एक योग्य शासिका के सारे गुण थे, उनका सबसे बड़ा जो गुनाह था वो महिला होना था। तो इसी वाले एक जो कह सकते हैं कि उनके ऊपर जो ये ब्लेम लगता था कि वीकर हैं, वुमेन्स हैं और पैट्रियार्कल बेस्ड जो डोमिनेटिंग सोसाइटी रहती है, ऑन दैट बिहाफ रजिया ने पुरुषों जैसा दिखने के लिए कोट और कुलाबा पहनना शुरू किया। ठीक है, कोट और कुलाबा। तो एक तरीके से ये कुलह दारन है। कुलह दारन क्या होता था, सैयद जो होते थे वो पॉइंटेड कैप पहनते थे, जो नुकीली टोपी पहनते थे।
तो उस अमीर वर्ग जो है या उनको देखेंगे उनकी टोपी जो है वो फ्लैट उसके रूप में होती थी। तो जो पॉइंटेड कैप होता था उसे कुलहदारन, तो ये सैयद से रिलेटेड आंसर है। अब मैटर वही है कि ऑप्शनल के जो स्टूडेंट होंगे वो यहां तक एजम्पशन कर सकते हैं, जीएस के बिहाफ पर आप कह सकते हैं कि डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चंस है। आइए अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्रों में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किए थे। गलत स्टेटमेंट है। डचों का जब भारत में आगमन होता है उसके पहले ही गजपति शासक का शासनकाल समाप्त हो गया था। गजपति रूलर्स जो रहते हैं वो उड़ीसा में रहते हैं और कह सकते हैं कि एंशिएंट पीरियड से ही इनका अपना जो है एक रीजनल पावर्स के रूप में बने हुए रहते हैं। मिडाइवल एज में और ज्यादा एक फेम रहता है, प्रोमिनेंट उसके रीजनल पावर्स के रूप में रहते हैं। बट अंग्रेजों के जमाने में मॉडर्न हिस्ट्री तक आते आते इनका समय जो है, ये वंश जो है वो समाप्त हो चुका था। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा को छीन लिया था। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट है। ये 1509-10 के आसपास की घटना रहती है जब इन्होंने गोवा को छीन लिया। और आगे चल करके क्या होता है, कोचीन जो इनका हेडक्वार्टर हुआ करता था, कोचीन जो इनका मुख्यालय हुआ करता था, उसे वो वहां से ट्रांसफर करके और कहां पे आ जाते हैं, अगले जो प्रोमिनेंट गवर्नर जनरल इनके नीनो डी कुन्हा रहते हैं, नीनो डी कुन्हा के समय में ये गोवा को ही अपना हेडक्वार्टर बना लेते हैं। तो दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सल्तनत से गोवा को छीन लिया था, ये सही है। अब अगला जो है इसी पे थोड़ा सा फोकस करना है और इवन कुछ चीजों का आंसर ना जो आप लोग एक जो कहा जाता है ना कि गाइड बुक से भी अगर लॉजिक सही है तो लॉजिक सही है तो आप वहां से भी वो कर सकते हैं। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के रूप में आप या कोचिंग का भी किसी भी कोचिंग से अगर हैं तो वहां के भी जो प्री के नोट्स हैं वहां पे भी मैं विश्वास करता हूं कि इसका फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होगा। लॉजिक के साथ अगर कोरिलेट कर लीजिए, कॉन्सेप्ट के साथ कोरिलेट कर लीजिए तो आंसर निकल जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं कि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित किया था। अब प्रश्न में जो कंफ्यूज आपको कर रहा है कि मद्रास में तो इन्होंने किया हुआ था, पट्टे पर जो है वो स्थापित किया हुआ था लीज पर लेकर के, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि क्या ये विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से लिया गया था। विजयनगर साम्राज्य के प्रतिनिधि से लिया गया था। क्यों? क्योंकि विजयनगर के बारे में तो आप मिडाइवल एज में पढ़ते हैं। अगर एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो विजयनगर में कितने डायनेस्टी थे? कुल 4 वंश आए हुए थे। कौन कौन से थे? तो 4 वंश में सबसे पहले संगम वंश है, सालू वंश है, तुलु वंश है, आरविडु वंश है। संगम वंश पे अगर विचार किया जाए तो 1336 से लेकर के 1336 से लेकर के 1485 तक जो है वो संगम वंश है। सालू वंश मात्र 20 वर्ष तक, 1485 से 1505 तक। तुलु वंश जो रहता है वही इनका सबसे माइटिएस्ट वो रहता है, सबसे शक्तिशाली वंश के रूप में रहता है, 1505 से लेकर के 1570 तक। बाबर का जब भारत पे आक्रमण हुआ था तो अपने आक्रमण के दौरान जो उनकी बायोग्राफी रहती है, तुझके बाबरी रहता है, उसमें उन्होंने कहा था कि भारत का सर्वशक्तिशाली जो शासक रहते हैं वो नॉर्थ इंडिया से नहीं रहते हैं। जबकि नॉर्थ इंडिया में राणा सांगा हैं, लोधी रहते हैं। लोधी के जो अपने गवर्नर्स रहते हैं, दौलत खां लोधी है, आलम खां लोधी है, वो किसी को नोटिस नहीं करते हैं और अपनी बायोग्राफी में बोले थे कि सबसे माइटिएस्ट रूलर कृष्णदेव राय रहते हैं, तुलु वंश से हैं। अब एक बड़ा ही फेमस बैटल आप लोग पढ़े होंगे, राक्षस तांगड़ी का युद्ध हुआ था, या उसे बन्नरहट्टी का युद्ध कहते हैं, या उसे तालीकोटा का भी युद्ध कहा जाता है। 1565 में हुआ था, बहमनी साम्राज्य के साथ हुआ था। बहमनियों से जो इनका ये संघर्ष होता है उसमें विजयनगर पराजित होते हैं और पराजित होने के बाद इनकी शक्ति क्या होती है, इनका पतन होना शुरू हो जाता है। अब कौन है?
अरविडू वंश है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप वहां से भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर आप लॉजिक लगा करके इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो अरविडू वंश जो है वो 1570 से लेके 1650 तक। अब मद्रास पट्टे पर कब लिया गया, ये वही मैं कह रहा हूं, किसी भी नोट्स में आप पा सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, उसके पश्चात जो है वो विलियम हॉकिंस आते हैं, फिर जहांगीर का दरबार वाला वो सब देखते हैं। साउथ इंडिया में मसूलीपट्टनम जो है पहला उनका ट्रेडिंग फैक्ट्री रहता है। मद्रास जो है भाई एक इंपॉर्टेंट है ना, 3 प्रेसिडेंसियों में मद्रास एक बहुत ही उनकी महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी रहती है। तो इतना तो एक माना ही जाता है कि कब इसको स्थापित किया गया था ये आपको पता होना चाहिए। तो 1639 में, 1639 में। अब वहां से देखिए लॉजिक निकल रहा है, 1650 तक अरविडू वंश है, 1639 में क्या हुआ है, 1639 में मद्रास पट्टे पे लिया गया, मींस कि विजयनगर है वहां पे। ठीक है, तो विजयनगर के प्रतिनिधि, उनको नायक कहा जाता था, नायकों से लिया गया था। ये भी क्वेश्चंस अमर नायक पे पूछा गया है कि अमर नायक क्या है। नायक जो रहते हैं उनको जो भूमि दी जाती थी वो अमरम भूमि होता था। मेरे कहने का मतलब है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस अगर नहीं भी आपके अध्ययन से आ रहे हैं, तो जो अध्ययन आपने किया हुआ है उसके बिहाफ पर भी आप उसके आंसर को निकाल सकते हैं। इसी को कहा जाता है अनुभव के आधार पर या पूर्व ज्ञान के आधार पर। तो आशा करता हूं कि अब आपको समझ में आया होगा कि ये तो बेहद ही आसान प्रश्न है। तो इस तरीके से क्या है, थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो 2 और 3 जो है वो इसका बी इज द करेक्ट आंसर है। आइए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बहुत ही टफ क्वेश्चन है, क्योंकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र पे इतना डेप्थ में जाकर के, और भाई बेसिकली तो वो क्या है, पॉलिटी पे लिखा गया वो है, एक कह सकते हैं कि टेक्स्ट है। ये सोशल इशू पे वो भी इतना ज्यादा डेप्थ में जाकर के वुमेन्स स्लेव पर वो क्वेश्चन बनाया जा रहा है। तो डिफिकल्टी है या एक्सट्रीम डिफिकल्टी लेवल कह सकते हैं, अनटिल और अनलेस अगर आप रोमिला थापर को नहीं पढ़े हैं। अगर रोमिला थापर को पढ़े हुए हैं, उनका इंग्लिश वर्जन मेरे पास है, तो पेज नंबर 186 पे जाइएगा। वंस अगेन मैं कह रहा हूं कि अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां पे सेंड कर दिया जाएगा। अगर आपके पास जो वॉल्यूम है, मतलब किस ईयर वाला आपने एडिशन खरीदा हुआ है, उससे 1-2 पेज आगे पीछे हो सकता है। तो 186 पे जाएंगे तो आपको ये स्टेटमेंट हूबहू, जो एकदम जो वर्ड है एकदम हूबहू वैसे ही लिखा हुआ मिल जाएगा। तो कह रहे हैं न्यायिक दंड के परिणाम स्वरूप कोई व्यक्ति दास हो सकता था, बिल्कुल हो सकता था। स्त्री, भाई दंड के रूप में उसे दास घोषित कर दिया जाए तो ये तो मोनार्कियल मोड ऑफ गवर्नमेंट में एज ऑब्वियस है। राजतंत्रात्मक दौर में तो भाई एक कहा जाता है ना कि राजा निरंकुश होता था, ही वाज द डिस्पोटिक वन। तो बिल्कुल ये पहला स्टेटमेंट तो आप ऐसे भी अनुमान पे लगा सकते हैं। अगला वो कह रहे हैं कि स्त्री दास अपने मालिक के संसर्ग से पुत्र जनन पर कानूनी तौर पर मुक्त हो जाती थी। तो ये एक प्रैक्टिस चलता था कि जो मास्टर हैं, जो मतलब इनके मालिक हैं, अगर दास से उनको जो है प्राचीन काल में एक परंपरा चलता था भाई ने कि पुत्र प्राप्ति को ही जो है वंश परंपरा को आगे बढ़ाने पे माना जाता था। तो अगर पुत्र की प्राप्ति हो जा रहा है तो वो क्या है, उससे वो जो है कानूनी तौर पर दास के रूप में, वो जो दासी है वो दासी के स्टेटस से मुक्त हो जाती थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने वंश परंपरा को आगे बढ़ाया हुआ है। तो सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ रहे हैं और आगे क्या कह रहे हैं कि स्त्री, यदि स्त्री दास का मालिक उस स्त्री से पैदा हुए पुत्र का पिता हो तो उस पुत्र को मालिक का पुत्र होने का कानूनी हक मिलता था। तो एक तरीके से भाई जो कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सक्सेशन है, उत्तराधिकार का नियम है, उसे आगे चल करके अगर आप स्मृति लिटरेचर भी पढ़ रहे हैं, स्मृति साहित्य पढ़ रहे हैं, तो वहां पर भी इसे मान्यता मिला हुआ है। तो कुल मिलाकर के क्या है, तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, 1 2 3, डी इज द करेक्ट आंसर। सही है। आइए अगले पे बढ़ा जाए।
अगला जो क्वेश्चंस है बहुत ही आसान, इसे इजी लेवल के क्राइटेरिया में हम लोग रखने का क्या, ये इजी लेवल का क्वेश्चंस है ही। ये करें अशोकन जो एडिक्ट है उसका लोकेशन क्या है, एंड देन आफ्टर जो है वो किस स्टेट में है, किस राज्य में आते हैं। गाइड बुक कोई भी पढ़ेंगे फैक्चुअल नॉलेज का क्वेश्चंस है, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ही टफ वाला इन्होंने वो किया हुआ है, एडिक्ट के बारे में, अभिलेख के बारे में पूछा हुआ है। धौली जौगढ़ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कलिंग युद्ध से संबंधित है। तो इतना तो आपको पता है कि धौली और जौगढ़ दोनों कहाँ पे हैं, दोनों उड़ीसा में है। तो तीसरा वाला तो ये गलत हो जा रहा है कि तीसरा जो है ये गलत है। अब यहाँ पे ये कालसी है, ये प्रिंटिंग एरर है, कालसी जो है, तो कालसी कहाँ पे है, ये देहरादून में है, उत्तराखंड में है, इन्होंने कर्नाटक दिया हुआ है, ये भी गलत हो जाता है। एर्रागुडी जो है वो आंध्र प्रदेश में है, नाम से भी थोड़ा बहुत आप एक जैसे होता है ना, किसी चीज को अगर 2-3 बार आप पढ़ लेते हैं, ब्रह्मगिरी है, मास्की है, ये सब जो इनके अभिलेख हैं वो कहाँ से मिले हुए हैं, वो कर्नाटका से मिले हुए हैं। एर्रागुडी वाला जो है, तो ये रनिंग मेमोरी में अगर आप पढ़े रहते हैं तो देख करके भी ऑप्शन आपको याद आने लगते हैं, आप रिकॉल कर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को कितने सही मिल रहे हैं, 2 सही मिल रहे हैं, मीन्स कि 2 युग्म सही हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसमें रेफरेंस बताने की जरूरत नहीं है, किसी भी जो भी बुक आपके पास होगा जाकर के आप देखिएगा, उन सब में इसके बारे में दिया होगा। अगला जो है एक हिस्ट्री में जो अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री है, या जो डिसेंट्रलाइजेशन का टाइम सिनेरियो है, यूजुअली एक एस्पायरेंट्स के द्वारा उससे इग्नोर किया जाता है। पूर्व मध्यकाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो भी जाता है। तो इतने सारे राजपूत युग के रूप में देखेंगे, राजपूत एज के रूप में, तो छोटे छोटे डिसेंट्रलाइज पावर्स आते हैं, और वहां पे आप लोगों को बड़ा ही कठिन सा लगता है कि हर वंश में जो है कई सारे राजा हैं। एक ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में आप लोग देखते हैं, त्रिपक्षी संघर्ष जो है, तो त्रिपक्षी संघर्ष में भी 3-3 शक्तियां लड़ रही हैं और 200 वर्षों तक लड़ रही हैं। तो राजपूत, गुर्जर प्रतिहार और पाल वाले ही राजा हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि कौन किसकी तरफ से कब लड़ा हुआ था। तो पूरा अर्ली मिडाइवल हिस्ट्री थोड़ा सा जो है वो एक एज पर द स्टूडेंट के बिहाफ पर क्या है, वो थोड़ा सा आप लोगों को परेशान करता है, लेकिन फिर भी 2-2 प्रश्न यहां से पूछा गया है, तो आपको उस पर संजीदा होना पड़ेगा। मींस कि यूपीएससी कहां से, जो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नेग्लेक्टेड एरिया है, वहां से क्वेश्चंस पुटअप कर रहा है। तो चलिए भाई, नन्नुक पे हम लोग देखते हैं। नन्नुक चंदेल वंश के हैं। परमार वंश में जय शक्ति नाम का कोई शासक नहीं है। जय सिंह नाम के शासक हैं और जय वर्मन नाम के शासक हैं, बट जय शक्ति नाम का परमार वंश में कोई शासक नहीं है। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाता है, दूसरा ऑप्शन गलत है। जय शक्ति परमार वंश में नहीं है, जय सिंह और जय वर्मन है। ठीक है, अच्छा फिर मैटर ये है कि जय शक्ति कहां से है, तो जय शक्ति नाम का शासक चंदेल वंश में हुए थे। नागभट्ट द्वितीय जो है वो गुर्जर प्रतिहार, अभी मैंने जो कहा त्रिपक्षी संघर्ष जो हुआ था उसमें एक बहुत ही प्रमुख भूमिका के रूप में रहते हैं। तो नागभट्ट जो है वो कहां से हैं, वो गुर्जर प्रतिहार के पेडिग्री से बिलोंग करते हैं। भोज है, तो भोज जो है इतिहास में भोज नाम से, अगर उत्तर वैदिक काल याद आ रहा है जब आर्य अस्थायी जीवन जीना शुरू कर दिए थे, तो वहां पे भी एक क्राइटेरिया बना हुआ था कि नॉर्थ इंडिया के शासक को विराट कहा जाता था, साउथ इंडिया वाले को भोज कहा जाता था। तो भोज नाम से अगर वंशावली में देखा जाए तो 2 शासक हुए। एक तो इसी गुर्जर प्रतिहार में मिहिर भोज नाम के शासक होते हैं, और केवल भोज नाम से जो शासक हैं वो इस परमार वंश में हुए थे। तो अगर एक बार सिलेबस को आप पढ़ लेते हैं, और अगर जल्दबाजी में आप नहीं हैं, मतलब कि इत्मीनान से अगर एक बार आप पढ़ लेते हैं, तो वहां से खुद आपको याद आने लगेगा कि राजपूत में तो होंगे ही नहीं। ठीक है, तो आइए अब इसके आंसर पे पहुंचा जाए। तो 2 हम लोग को सही मिल रहा है, 1 और 3। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, वो युग्म पूछ रहे हैं कि कौन से पेयर सही हैं। तो वंस अगेन बी इज द करेक्ट आंसर है। आइए अब अगले पे हम लोग आते हैं कि अगला कौन सा क्वेश्चन है। प्राचीन दक्षिण भारत में संगम साहित्य के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है।
उपिंदर सिंह वाले बुक में जाइएगा, उपिंदर सिंह वाले में आपको मिल जाएगा। या अगर रामचरण शर्मा वाले एनसीईआरटी में भी जाएंगे तो वहां पर बहुत ज्यादा इलेबोरेटेड मतलब इस स्टेटमेंट के फॉर्म में तो नहीं दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई एक ही आंसर सही हो सकता है। अगर रामचरण शर्मा की एनसीईआरटी पे जाकर के संगम मेष देखेंगे तो कोई एक ही सही है, ये वाला आपको एग्जैक्टली वहां पे सेंस निकल जा रहा है। तो एनसीईआरटी मैजिक बुक्स है, उसे मैं हर मंच से आप लोगों के साथ जो है कहता रहा हूं। तो इस मैजिक टेक्स्ट पर थोड़ा सा अंतर विषयक जो है या एक इंटरलिंकेज जो है कह सकते हैं कि बोध आप लोगों को होना चाहिए। तो रामचरण शर्मा से भी मिल जाएगा। स्टैंडर्ड बुक्स में जीएस के लेवल पे आप उपिंदर सिंह को नहीं पढ़ते हैं, ऑप्शनल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टूडेंट होंगे उन्होंने इसका स्टडी किया होगा। तो यहाँ पर पहले ही मैंने आपको बता दिया भौतिक संस्कृति का कोई संदर्भ नहीं है, बिल्कुल गलत है। यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है वीडियो या क्लासरूम के भी उसमें जाएंगे, शिलप्पाधिकारम जो है, मणिमेखले जो है, उन सारे ग्रंथों में आपको इनकी जो एक तरीके से कह सकते हैं मटेरियल लाइफ स्टाइल के बारे में, मटेरियल कल्चर्स के बारे में पता चलता है। तो सामाजिक वर्गों का वर्गीकरण एक ही आंसर जब हमको मिल गया तो अन्य पे जाने की आपको जरूरत ही नहीं है। दक्षिण भारत का इतिहास में जो एक कह सकते हैं कि सभ्यता का जो इतिहास शुरू होता है वो बहुत देर से शुरू होता है। उत्तर भारत में आर्य आपको दिख रहे हैं, तो आर्यों के आगमन के साथ क्या होता है, आर्यों के आगमन के साथ जो है एक वेल डेवलप इनकी जो है जो धार्मिक सेंस ऑफ रिलीजन रहता है वो एक वेल डेवलप रहता है। आयरन्स के लोहे के आने के साथ जो है वो मटेरियल लाइफ स्टाइल में भी 16 महाजनपद आ जाते हैं। तो इस तरीके से और इसके साथ साम्राज्य विस्तार की होड़ लग जाती है। लेकिन दक्षिण भारत अभी भी किस युग में जी रहा है? दक्षिण भारत अभी भी मेगालिथिक एज में है, महासमीय संस्कृति के दौर में चल रहा है। तो महासमीय संस्कृति मींस की ऑलमोस्ट क्या है, ये स्टोन एज जैसा जो इनकी लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस है वही कैरी ऑन कर रहा है। अब भाई जो कहा जा रहा है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन कब आता है, ये समाज में जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र वाला जो सामाजिक वर्गीकरण है तो वो दक्षिण भारत में कब आया? तो दक्षिण भारत में पहली बार, यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में ही चारों वर्ण के बारे में आपको उल्लेख मिल जाता है। लेकिन दक्षिण भारत में पहली बार वो कब? 100 से 250 ईस्वी के मतलब लगभग 1000 वर्ष 1100 वर्ष के बाद जब संगम काल की शुरुआत होती है तभी आता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, इस तरीके से संगम काल में जो है वो सोशल स्ट्रेटिफिकेशन जो है सामाजिक वर्गीकरण का जो है इनको ज्ञान हो गया था। तो बी इज द करेक्ट आंसर। आइए अगले पे आ रहे हैं। किसके राज्यकाल में योग वशिष्ठ का जो है निजामती जो है पानीपती, ये गलत मत वो है, निजामुद्दीन पानीपती, दिस इज द करेक्ट वो प्रोनाउंसिएशन है, उनके द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था। अब यहां पर इन्होंने नाम भी दे दिया है कि कोई कंफ्यूजन ना हो। योग वशिष्ठ जो ग्रंथ रहता है इसका 3 शासकों के द्वारा जो है पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया गया था। एक तो अकबर के समय में हुआ था, दूसरा जहांगीर के समय में हुआ था, तीसरा जो है दारा सिकोह जो रहते हैं शाहजहां के जो सबसे बड़े बेटे रहते हैं उनके द्वारा भी करवाया गया था। अब इन 3 लोगों को ऑप्शन में हम लोगों को देखना है या 3 लोगों को कंसीडर ही नहीं करना है, क्योंकि किसने किया था? निजामुद्दीन पानीपती। तो निजामुद्दीन पानीपती जो है वो अकबर के समय काल में रहते हैं। तो अकबर के समय काल में एट द कह सकते हैं सेकेंड हाफ सिनेरियो ऑफ द 16th सेंचुरी जो है 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतिम चरण में इसका जो है वो किया गया था। तो अकबर जो है इसके सही आंसर है। अगले पे हम लोग आते हैं। हाल ही में हैदराबाद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, अब इसे वही करंट से कोरिलेट करके और रामानुजाचार्य का जो विशिष्टाद्वैत दर्शन है वहां से पूछा गया है। तो कह रहे हैं कि रामानुज की शिक्षाओं का सही निरूपण कौन करता है? तो पहला कह रहे हैं कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन जो है वो भक्ति था। सही आंसर है, मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन जो है वो भक्ति था। पहले तो ये कर्म की वो बात करते हैं और कर्म इसका भी मैं पेज नंबर केसी श्रीवास्तव की बुक है हिंदी मीडियम के लिए मैं बता रहा हूं,
एक तरीके से एंशियंट हिस्ट्री पे बहुत ही वाइड कवरेज किया गया है। तो वहां पर धर्म और दर्शन वाले चैप्टर पे आप पाएंगे, आई फील 686 जो है पेज नंबर है। तो वहां पर आप आएंगे तो देखेंगे कि ये शुरू में बताते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म का होना बहुत जरूरी है। अब कर्म के बता रहे हैं कि कर्म किसका जो है एक तरीके से प्रतिरूप है, तो ज्ञान और कर्म जो है ये दोनों क्या हैं, वो भक्ति के ही प्रतिरूप हैं या उसके पूरक हैं। तो ये स्टेटमेंट तो देखिए सही है कि मोक्ष प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन भक्ति था। अब इसमें जो डाउट क्रिएट हो रहा है ना, कि उसी पेज पर आप आगे आएंगे तो कह रहे हैं कि वेद शाश्वत आत्म प्रतिष्ठित तथा पूर्णतः प्रामाणिक है। तो सीधे सीधे कह रहा है कि ये जो है वेदों की जो अपौरुषेयता है उसको मान रहे हैं और वेद शाश्वत है इसको भी मान रहे हैं। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अब ये यूपीएससी पर डिपेंड करता है कि यूपीएससी कौन सा सही आंसर मान रहा है, लेकिन सबसे सटीक जो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैत दर्शन है, वैष्णव धर्म के उपासक के रूप में रहते हैं, सगुण भक्ति धारा के रहते हैं, तो इन दिए गए ऑप्शन में से सबसे अगर बेहतर ऑप्शन, ये वाला भी ऑप्शन सही है कि ध्यान पर भी जो है वो इम्फेसिस करते थे, तो इनमें से सबसे सही या सबसे वो देखा जाए आंसर कौन सा है, तो मोक्ष प्राप्ति का जो शंकराचार्य रहते हैं, शंकराचार्य का अद्वैत दर्शन रहता है, ब्रह्म और उस पे जो वो बात करते हैं कि ब्रह्म क्या है माया क्या है, तो मोक्ष की बातों को किया जाता है, तो उसी के शंकराचार्य से ये बिल्कुल डाइवर्स अप्रोच रखते हैं। तो अद्वैतवाद दर्शन के ही उसके रूप में विशिष्ट अद्वैत दर्शन आता है। तो एक तरीके से इसमें कई सारे सही आंसर आपको दिख रहे हैं, लेकिन जो सबसे सटीक कहा जाए कि उसमें से सबसे जो एक तरीके से विशिष्ट अद्वैत दर्शन का सार है वो कौन सा आ रहा है, वो ए ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, आइए जो है अब हम लोग अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है, प्रधानमंत्री ने वेरावल में वही चीज है कि वो करंट अफेयर्स से क्लियरली कर देना चाह रहे हैं कि ये करंट अफेयर्स में चर्चा में था। मींस कि ये कहा जाता ना हाथ कंगन को आरसी क्या पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो मिला जुला करके कहने का तात्पर्य ये है कि पूर्व वर्षों में भी वो करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चन पूछते थे, लेकिन डायरेक्ट उसमें लिखा नहीं होता था कि ये चर्चा में था इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अस्थक नकवासी के बारे में पूछा गया था, वो भी उस साल का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। अभी 2 साल या 3 साल 2016 में शायद ये पूछा गया था। तो मुद्दे की बात यह है कि इस बार इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री जो है वो वेरावल गए थे, इसकी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में जो भी चर्चा में स्थल हो उस पर आप लोगों को काफी ध्यान देना है, ये क्लियर हो जाए। अब कह रहे हैं कि सोमनाथ मंदिर के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। सोमनाथ मंदिर कोई भी अगर टेक्स्ट बुक आप पढ़े होंगे, यहाँ पर रिफरेंस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी टेक्स्ट बुक अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पे सोमनाथ मंदिर की उस जमाने में महत्व क्या था, उस जमाने में किस तरीके से उसकी जो है अपनी एक प्रॉस्पेरिटी रहती है, ये बताने की चीज नहीं है। हर बुक में पहले वो मेंशन किया गया है, देन आफ्टर बताया गया है कि महमूद गजनवी का पर्पज क्या रहता है। तो ये ज्योतिर्लिंग देव मंदिरों में से एक रहता है। महमूद गजनवी ने ही अपने 16वें आक्रमण में 1025 ईस्वी में सोमनाथ को जो है विध्वंस किया था। उन्हीं के साथ 1024 में अलबरूनी जो है वो भारत आया हुआ था। तो अलबरूनी सोमनाथ मंदिर का वर्णन करता है, बिल्कुल करता है। वो भारत के धर्म के बारे में, भारत के ज्ञान विज्ञान के बारे में एक सविस्तार जो है चर्चा करता है और उस पे सब पे जो है अपना स्टैंड भी रखता है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरे को क्या किए हुए हैं, ये बिल्कुल हिस्ट्री के जो है कह सकते हैं कि उस समय काल से ही वो आगे निकाल करके एक तरीके से पोस्ट इंडिपेंडेंस से जोड़ दिए हैं। तो तीसरा ऑप्शन है सोमनाथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, आज के मंदिर की स्थापना, मतलब प्राण प्रतिष्ठा का मतलब आज के मंदिर की स्थापना राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन के द्वारा किया गया था। यही गलत स्टेटमेंट है। स्वतंत्र भारत में होम मिनिस्टर जो रहते हैं, पहले जो गृह मंत्री रहते हैं वो कौन रहते हैं, वल्लभ भाई पटेल रहते हैं। कहां से रहते हैं, गुजरात से रहते हैं। इसी गुजरात में ये सोमनाथ मंदिर रहता है। तो उनके द्वारा, चूंकि आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद के एक पुरोधा के रूप में उनका एक अपना ही एक वे ऑफ जो है स्टैंड रहता है, तो एक तरीके से क्या होगा, उनके द्वारा ये इनिशिएटिव्स लिया गया। इनिशिएटिव्स लेने के बाद ये मई 1951 की घटना रहती है।
राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को इनवाइट किया जाता है किसके लिए? प्राण प्रतिष्ठा, मतलब जहां से उसका एक इनॉग्रल वो होता है, सेरेमनी जो है वो किया जाता है। अब यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद और जो पहले प्रधानमंत्री रहते हैं जवाहरलाल नेहरू के बीच में एक कंट्रोवर्सी या एक कॉन्ट्राडिक्टरी वो आइडियोलॉजिकल वो आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी का मानना था कि आप देश के राष्ट्रपति हैं, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग क्या हैं, सेकुलर हैं, तो भारत की जो धर्मनिरपेक्ष छवि है उस पर थोड़ा सा वो लगेगा कि एक राष्ट्रपति जो है वो मंदिर का वो करने जा रहे हैं। अब राजेंद्र प्रसाद जो रहते हैं उनका भी अपना एक अलग वैचारिक वो रहता है, उनका कहना है भाई धर्मनिरपेक्ष की साख को कोई बट्टा नहीं लगेगा, हर धर्म हमारे लिए समान महत्व रखता है और उसी दृष्टिकोण के अंतर्गत जो है मैं वहां पे जा रहा हूं। तो इस तरीके से जवाहरलाल नेहरू की इच्छा नहीं होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जाकर के उसका इनॉग्रल एक वो किया गया था, प्राण प्रतिष्ठा जो है किया गया था। तो यहाँ पे क्या हुआ है, थर्ड ऑप्शन जो है वो गलत हो जा रहा है, 1 और 2 सही है, तो 1 और 2 में ए ऑप्शन जो है ये सही है। ठीक है, तो चलिए यही सारे जो क्वेश्चंस थे एक बार आप लोगों के साथ डिस्कशन होना जरूरी था, और मुझे लग रहा है कि इस पे मैं कुछ एडिशनल पॉइंट्स के साथ कुछ और भी इसके लॉजिकल उसके साथ जो है मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट करने में जो है वो सफल रहा। तो ठीक है स्टूडेंट, इसी तरीके से आप अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ अपने जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है यूपीएससी की जो आपकी एक यात्रा है, वो सफलता के मुकाम तक अवश्य पहुंचेगी। मैं आशा करता हूं कि जो ये एग्जाम है सीएससी 2022 प्री एग्जाम, ये आपका सकारात्मक है, और अभी से आप जो है अपने मेंस के तैयारी की तरफ आंसर राइटिंग, जिसमें कहा जा सकता है कि सबसे निर्णायक भूमिका निभाएगा, आप अभी से उस पर लग जाएंगे। तो मेरी अनंत शुभकामनाओं के साथ मैं ये सेशन अब एंड कर रहा हूं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।